हेलो एवरीवन। आज हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स या इसको हिंदी में हम उत्पादन संतुलन या साधनों का न्यूनतम लागत संयोग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये आज का टॉपिक। कोई भी जो उत्पादक होता है, जब वो प्रोडक्शन करता है तो उसका ये जो है मोटिव रहता है कि वो उस मात्रा में उत्पादन करे जहाँ पर उसे जो है अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अगर मान लीजिए एक प्रोड्यूसर को ये लगता है कि मैं जो है एक्स वस्तु की 50 वस्तुएं बनाऊंगा तो मुझे जो है मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होगा। अगर मैं 51 वस्तुएं बनाता हूँ तो भी मेरा प्रॉफिट कम होता है, और अगर मैं 49 वस्तुएं बनाता हूँ तो भी मेरा प्रॉफिट कम होता है। इसलिए वो हर स्थिति के अंदर, हर हाल के अंदर जो 50 वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। तो उस अवस्था के अंदर उत्पादक अपने उत्पादन की जो मात्रा है उसको चेंज नहीं करना चाहेगा। और जब एक प्रोड्यूसर जो है वो ठहराव की स्थिति में होता है, यानी वो अपने प्रोडक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, अपने उत्पादन की मात्रा को ना ही तो बढ़ाना चाहता है और ना ही वो कम करना चाहता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है एक उत्पादक संतुलन में होता है। तो एक उत्पादक जो जहाँ पर संतुलन में होता है, जहाँ पर एक प्रोड्यूसर के लिए संतुलन का बिंदु होगा, वो वहाँ पर आएगा जहाँ पर एक उत्पादक जिस कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोडक्शन कर रहा है वहाँ पर लागतों का जो संयोग है वो न्यूनतम है। यानी जब एक प्रोड्यूसर जो होता है इष्टतम अवस्था के अंदर होता है, इष्टतम अवस्था वहाँ पर होती है जहाँ पर लागतें सबसे कम आती है, तो उस अवस्था के अंदर जो है उत्पादक संतुलन में होता है। तो अब ये न्यूनतम लागत संयोग जो है कहाँ पर होता है? न्यूनतम लागत संयोग जो उस अवस्था के अंदर होता है जब प्रोड्यूसर जो होता है अपने प्रोडक्शन की एक निश्चित मात्रा को पैदा करने के लिए जो है कॉस्ट आती है वो उसकी मिनिमम होती है। यानी एक प्रोड्यूसर जो एक निश्चित मात्रा, सपोज कि वो 50 वस्तुएं बनाना चाहता है और 50 वस्तुएं बनाने के लिए उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो मिनिमम है, तो ये जो है 50 वस्तुएं जो है उसके लिए न्यूनतम लागत संयोग है। अब जो न्यूनतम लागत संयोग है उसके अंदर जो दो बातें होती है कि दो अवस्थाओं के अंदर हमें ये लगता है कि यहाँ पर न्यूनतम लागत संयोग है। पहला, अगर साधनों की मात्रा दी गई है कि हमारे पास में जो साधन है वो निश्चित है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 10 कैपिटल है और 5 लेबर है, तो हमारे पास में ये जो उत्पादन के साधन है ये निश्चित है। अगर इन साधनों से आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले रहे हैं कि जैसे कि अगर इन साधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग किया जाए तो मैक्सिमम जो है ये 100 यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये जो न्यूनतम लागत संयोग है। दूसरा, अगर एक निश्चित मात्रा का प्रोडक्शन हमें करना है, सपोज कि हमें ये 100 वस्तुएं बनानी है और इनकी लागत जो अगर न्यूनतम होती है कि अगर आप 100 वस्तुएं बनाते हैं तो 100 वस्तुओं के अंदर जो है एक प्रोड्यूसर को 1000 रुपए की लागत आती है। अगर इससे कम प्रोडक्शन करते हैं तो भी कॉस्ट ज़्यादा है, और अगर इससे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो भी अगर कॉस्ट इस 1000 रुपये से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक प्रोड्यूसर निश्चित मात्रा में प्रोडक्शन करना चाह रहा है तो उसकी ये 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन करता है तो इसकी ये जो लागत है वो न्यूनतम है। तो अगर साधन है तो दिए हुए साधनों से अगर अधिकतम प्रोडक्शन ले सकता है तो वो जो है न्यूनतम लागत संयोग है। और अगर किसी निश्चित मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन करना है और वो प्रोडक्शन अगर वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर करने में जो है वो सक्षम होता है, तो वहाँ पर जो है प्रोड्यूसर के लिए जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, यानी न्यूनतम लागत संयोग होता है। अब जो उत्पादक होता है उसके संतुलन की शर्त, यानी किस अवस्था के अंदर एक प्रोड्यूसर जो है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन लेगा, वो जहाँ पर एक उत्पादक जो है न्यूनतम लागत के ऊपर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने में सफल होता है, वही जो है उत्पादक, वहीं पर जो उत्पादक संतुलन में होता है। तो अब संतुलन की कंडीशन कौन कौन सी है वो आप देखते हैं। ये दो कंडीशन है और आपको इन दोनों कंडीशन के आधार पर ही आगे जो है संतुलन का निर्धारण करना है, तो थोड़ा आप इनको ध्यान से दे समझिएगा। पहला तो सम लागत रेखा का जो ढाल है वो जो है सम उत्पाद रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी चीज़ को स्पर्श तभी करती है जब दोनों का जो ढाल होता है वो समान हो। यानी जहाँ पर सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र को स्पर्श करती है वहाँ पर जो उत्पादक का संतुलन होता है, पहली कंडीशन तो ये है। और जहाँ पर ये उत्पादक का संतुलन होता है वहाँ पर जो एम आर एस, एम आर टी एस,
MRTS किसका ढाल है, ये सम उत्पाद वक्र का ढाल है। और प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल ये किसका ढाल है, ये हमारे पास में जो सम लागत रेखा है उसका ढाल है। तो MRTS इक्वल टू, यहाँ पर ये दे रखा है MRTS इज इक्वल टू, ये हमारे MRTS का फार्मूला है डेल्टा माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। और ये डेल्टा माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल ये किसके बराबर होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। यानी ये भी जो है MRTS के बराबर है, यानी इसके बराबर जो है अपने सम उत्पाद वक्र का ढाल होता है। और प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल ये जो है हमारे पास में जो सम लागत रेखा है उसका ढाल है। तो MRTS इसके इक्वल हो, संतुलन होगा उत्पादक का। ये जो सम लागत रेखा उसका ढाल अगर माइनस डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल के बराबर हो, उत्पादक का संतुलन होगा। अगर ये जो प्राइस अपॉन लेबर प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ लेबर के इक्वल हो, तो वहाँ पर भी जो है एक प्रोड्यूसर जो है उसका जो है वो संतुलन होता है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये इस बात को दिखाती है कि सम लागत रेखा का ढाल सम उत्पाद वक्र के ढाल के बराबर है और उस बिंदु के ऊपर सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र को स्पर्श कर रही है। दूसरा, संतुलन उस अवस्था के अंदर होता है जब ये दोनों बराबर हो, लेकिन बराबर कब हो, उस अवस्था के अंदर जब सम उत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर हो। तो सम उत्पाद वक्र जब सम लागत रेखा को कट करता है, स्पर्श करता है, उस अवस्था के अंदर वो मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए, यानी MRTS जो वो गिरता हुआ होना चाहिए। तो उस अवस्था के अंदर जो है एक उत्पादक संतुलन में होता है। तो संतुलन, उत्पादक के संतुलन की दो ही कंडीशन है, सम लागत रेखा का ढाल सम उत्पाद वक्र के ढाल के बराबर होना चाहिए, यानी एक दूसरे को स्पर्श करे, स्पर्श करे, यही ध्यान रखना है आपको, कट ना करे, केवल स्पर्श करे। दूसरा, सम उत्पाद वक्र जो होता है उसका ढाल मूल बिंदु की तरफ उन्तोदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हमें अब उत्पादक के संतुलन का पता लगाना है तो उसके लिए हमें जो है दो चीज़ों की जरूरत है, पहला सम उत्पाद वक्र और दूसरा सम लागत रेखा। तो जब तक हमारे पास में सम उत्पाद वक्र नहीं होगा हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास में सम लागत रेखा नहीं है तो भी हम जो है उत्पादक का संतुलन का पता नहीं लगा सकते। तो उत्पादक के संतुलन का पता लगाने के लिए पहले हमें सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा के बारे में जानकारी आवश्यक है, या पहले हमें सम उत्पाद वक्र और सम लागत रेखा बनानी जरूरी है। अब सम उत्पाद वक्र क्या होता है कि कोई भी जो उत्पादक होता है वो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए साधनों का विभिन्न जो मात्राओं के अंदर या अलग अलग साधनों का प्रयोग करता है। जब साधनों का विभिन्न संयोगों के साथ में प्रयोग किया जाता है, यानी लेबर और कैपिटल का अलग अलग मात्रा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर बार उत्पादन जो होता है वो समान रहता है, तो उस उत्पादन की समान मात्रा को जो दिखाने वाला वक्र है उसे हम जो है सम उत्पाद वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से सम उत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिनसे समान मात्रा में प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो अगर आप एक लेबर 4 कैपिटल लगा करके 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप 2 लेबर 3 कैपिटल लगा करके 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप 3 लेबर 3 कैपिटल लगा करके 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस अवस्था के अंदर उत्पादन समान है लेकिन वस्तुओं जो उत्पादन के साधन है उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो उस अवस्था के अंदर ये जो है सम उत्पाद वक्र कहलाएगा। तो हमारे पास में ये सम उत्पाद वक्र है जिसमें ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने लेबर की मात्रा ली है, ओ वाई के ऊपर हमने कैपिटल की मात्रा ली है। तो हमारे पास में जो है दो आइसो क्वांट कर्व है। पहला आइसो क्वांट कर्व जो है वो आई क्यू, ये 100 वस्तुओं के उत्पादन को दिखा रहा है। तो आप ये लेबर ये कैपिटल ले लीजिए, यानी कैपिटल की ये मात्रा लेबर की ये मात्रा 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा। आप कैपिटल ये ले लीजिए लेबर ये ले लीजिए तो भी 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा। आप इस सम उत्पाद वक्र पर किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रोडक्शन कीजिए, वस्तुओं का उत्पादन जो है एक समान रहेगा। इसी प्रकार से IQ1 है, ये जो है 200 वस्तुओं के प्रोडक्शन को दिखा रहा है। तो IQ1 के ऊपर उत्पादन के जो साधन है उन साधनों का आप कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए, वस्तुओं का प्रोडक्शन 200 ही रहेगा।
तो इस प्रकार से सम उत्पाद वक्र जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिरते हुए होते हैं और ये जो उत्पादन की एक समान मात्रा को दिखाते हैं। तो हमारे पास में पहला जो हमारा उत्पादक के संतुलन को फाइंड आउट करने का टूल था यानी सम उत्पाद वक्र, उसके बारे में अपन ने जान लिया। अब हमारे पास में जो दूसरा टूल है वह सम लागत रेखा। सम लागत रेखा जो होती है उत्पादन के साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिनसे एक प्रोड्यूसर के लिए कुल लागत समान होती है। जैसे मान लीजिए कि ये लेबर और कैपिटल है, 10 लेबर 1 कैपिटल 100 रुपये की लागत, 9 लेबर 2 कैपिटल 100 रुपये की लागत, 8 लेबर 3 कैपिटल 100 रुपये की लागत। तो इस प्रकार से एक ये कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन है, एक ये कॉम्बिनेशन है। तो सम लागत रेखा जो होती है उत्पादन के साधनों के उन सभी संयोगों को या विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिनसे एक प्रोड्यूसर के लिए जो है कुल लागत एक समान होती है। तो ये हमारे पास में ओ एक्स एक्स के ऊपर हमने जो है लेबर को लिया और ओ वाई के ऊपर अपन ने कैपिटल की मात्रा ली है। तो एक प्रोड्यूसर अगर अपनी सारी की सारी इनकम जो है वो कैपिटल में व्यय करता है तो वो मैक्सिमम कैपिटल की इतनी मात्रा प्रयोग कर सकता है। और अगर एक प्रोड्यूसर जो है सारी की सारी अपने जो इनकम है या उसके पास में जो मुद्रा है, अगर वो सारी की सारी मुद्रा लेबर में लगाता है तो वो लेबर की जो है इतनी मात्रा ले सकता है। तो इस प्रकार इन दोनों अगर आप बिंदुओं को मिला देते हैं यानी मैक्सिमम लेबर की मात्रा और मैक्सिमम कैपिटल की मात्रा, तो उस अवस्था के अंदर हमें जो है आइसो प्राइस लाइन या आइसो कॉस्ट लाइन या सम लागत रेखा मिल जाएगी। अब आप ये निकालते कैसे है? निकालते मान लीजिए कि अपने पास में जो कैपिटल है उसकी जो कीमत है वो 2 रुपये है और हमारे पास में लेबर है उसकी कीमत जो है वो 1 रुपया है। अब अगर एक प्रोड्यूसर के पास में 20 रुपये है तो वो इस 20 रुपये से कैपिटल की कितनी मात्रा खरीद सकता है? मैक्सिमम 10। तो यहाँ पर ये 10 आ गया। और अगर वही सारे के सारी मुद्रा अगर वो लेबर में लगाता है तो लेबर की कितनी इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है? 20 इकाइयाँ। तो ये अपने पास में 20 का आ गया। अब इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन होंगे वो अपने आप बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमें प्राइस लाइन है ये या जो सम लागत रेखा है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। पहला बिंदु हम कुल जो मुद्रा है उसको पहले साधन की कीमत से भाग देंगे और जो दूसरा बिंदु चाहिए उसके लिए हम जो दूसरा अपने पास में उत्पादन का साधन है उसकी कीमत से जो कुल मुद्रा है उसको भाग देंगे तो हमारे पास में दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। इसके बाद है उत्पादक संतुलन। एक जो उत्पादक होता है वो उस बिंदु के ऊपर संतुलन में होता है जहां पर सम उत्पाद वक्र सम लागत रेखा को छूता है। तो सम उत्पाद वक्र का ढाल क्या है? MRTS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। यानी जहां पर ये कंडीशन जो है मिलती है वहां पर जो है उत्पादक का संतुलन होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि ये कंडीशन जो आपको कई जगह मिलेगी, लेकिन आपको जो है संतुलन का बिंदु ढूंढना है तो वो अब आके आप जो है डायग्राम के द्वारा देखते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने जो है लेबर ली है और ओ वाई के ऊपर कैपिटल की मात्रा ली गई है। और हमारे पास में सबसे पहले जो ये इंडिफरेंस कर्व है IQ, और ये जो IQ है ये 100 वस्तुओं के उत्पादन को दिखा रहा है कि इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर आप कहीं भी प्रोडक्शन करते हो तो उस प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो वस्तुओं की मात्रा है वो समान रहेगी। तो ये जो आइसो क्वांट कर्व है ये आइसो क्वांट कर्व जो है वो उत्पादन की समान मात्रा को दिखाता है। अब हमारे पास में दूसरा जो है ये पी जो है हमारे पास में जो है वो प्राइस लाइन है। अब आप देखिएगा ध्यान से कि ए बिंदु है और बी बिंदु है हमारे पास में। ए और बी बिंदु है। ए बिंदु के ऊपर जो है MRTS इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। इस बिंदु के ऊपर भी बराबर है क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइस लाइन और ये जो
आइसो क्वांट करा हुआ दोनों एक दूसरे के बराबर है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ पर दोनों का ढाल बराबर होगा, और जहाँ पर दोनों का ढाल बराबर होगा, ये आइसो क्वांट कर्व का ढाल है और ये आइसो प्राइस लाइन का ढाल है, तो दोनों का जहाँ पर ये ढाल बराबर है वहाँ पर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो पहली कंडीशन पूरी, बी बिंदु पर भी कंडीशन पूरी। तो बताइए संतुलन का बिंदु ए होगा या बी होगा? अब संतुलन का बिंदु हमेशा एक ही होता है, तो यहाँ पर संतुलन का बिंदु जो ना तो ए है और ना ही बी है। क्यों नहीं है वो आप थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हमारे पास में एक और इंडिफरेंस कर्व है, आइसो क्वांट कर्व, सॉरी, IQ1। तो IQ1 जो है वो जो पहले वाली प्राइस लाइन, ये जो है 200 वस्तुओं के जो है मात्रा को दिखाता है, और यहाँ पर ये देखिएगा ये जो है ई बिंदु पर काट रहा है या स्पर्श कर रहा है किसको, यानी ई बिंदु के ऊपर भी जो है MRTS इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल है, और ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। तो अब आप देखिएगा कि इनमें से संतुलन का बिंदु कौन सा है। संतुलन का बिंदु वो होता है जहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा सेम कॉस्ट के साथ, सेम कॉस्ट के साथ में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो प्राइस लाइन है, इस प्राइस लाइन के ऊपर भी ए बिंदु है, इसी के ऊपर बी बिंदु और इसी के ऊपर ई बिंदु है। इसका मतलब इस प्राइस लाइन के ऊपर कॉस्ट प्रत्येक बिंदु पर समान है, ए बिंदु पर भी समान है, बी बिंदु पर भी समान है और ई बिंदु पर भी समान है। लेकिन नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि ए बिंदु के ऊपर 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन, बी बिंदु के ऊपर 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन, लेकिन ई बिंदु के ऊपर 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ई जो बिंदु है वो आइसोक्वांट 1 का भाग है और आइसोक्वांट 1 जो है 200 वस्तुओं के प्रोडक्शन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक जो प्रोड्यूसर है वो ई बिंदु के ऊपर प्रोडक्शन करके संतुलन में होगा, क्योंकि ई बिंदु के ऊपर जब वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उतनी ही लागत के साथ ज्यादा वस्तुओं का प्रोडक्शन कर पा रहा है बनिश्त ए और बी बिंदु के। यानी ए और बी बिंदु के ऊपर वो उतनी ही, सपोज की जो प्राइस लाइन है 100 रुपए को दिखा रही है, तो ए बिंदु के ऊपर 100 रुपए में 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन, बी बिंदु पर 100 रुपए में 100 वस्तुओं का प्रोडक्शन, और ई बिंदु पर 100 रुपए में 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ऐसे में एक प्रोड्यूसर जो होता है वो ई बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा। ए बिंदु के ऊपर आप देखिए कि प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर, ये जो आइसो क्वांट करा हुआ, ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे। ए और बी बिंदु के ऊपर ये कट कर रहे हैं, तो जहां पर आइसो क्वांट करव और तो आइसो प्राइस लाइन जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, संतुलन का बिंदु वहीं पर होता है। जहां ये कट करते हैं वहां पर संतुलन का बिंदु नहीं होता। अब अपने पास में एक और प्राइस लाइन है P1 और ये P1 जो है वो जो आइसोक्वांट 1 है उसको C और D बिंदु पर काट रही है। यानी इस बिंदु के ऊपर भी MRTS इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी यहाँ पर भी ये बराबर है, यहाँ पर भी ये सेम है और ई बिंदु पर भी सेम है। तो अब देखिएगा एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या सी बिंदु पर संतुलन में होगा, डी बिंदु पर संतुलन में होगा या ई बिंदु पर संतुलन में होगा। एक बात आप पहले आप एक चीज की ध्यान दीजिए, सी बिंदु पर प्रोडक्शन कितने का है 200 का, डी बिंदु पर प्रोडक्शन कितना है 200 का क्योंकि सेम आइसोक्वांट करा हुआ है, और ई बिंदु पर भी प्रोडक्शन जो है वो 200 का है। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक जो प्रोड्यूसर है वो सी डी या ई में से एक कॉम्बिनेशन को चुनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए जो प्राइस लाइन ऊंची होती है, ऊंची प्राइस लाइन जो है ऊंची लागत को दिखाती है। तो यहाँ पर सपोज कि ये जो है 100 रुपए को दिखा रही थी और ये प्राइस लाइन जो है वो 110 को दिखा रही है। तो सी बिंदु के ऊपर 110 रुपए में 200 का प्रोडक्शन, डी बिंदु पर 110 रुपए में 100 वस्तुओं का 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन, और ई बिंदु पर भी जो है वो 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन, लेकिन ई बिंदु पर जो है केवल 100 रुपए में 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जबकि सी और डी बिंदु के ऊपर 110 रुपए में 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो जहां पर ये कट कर रहे हैं वहां पर उत्पादक संतुलन में नहीं होगा। उत्पादक संतुलन में उस अवस्था में होगा जहां पर एक जो
आइसो क्वांट कर्व होता है वो आइसो प्राइस लाइन को स्पर्श करता है। हाँ, अगर यहाँ पर एक और आइसो क्वांट कर्व होता और वो इसको स्पर्श करता E1 बिंदु पर, तो फिर उत्पादक जो है यहाँ पर संतुलन में होता, क्योंकि ऐसी अवस्था के अंदर ये जो अपना ऊंचा आइसो क्वांट कर्व है ये प्रोडक्शन की ज़्यादा मात्रा को दिखाता, सी पर भी उतनी लागत है, डी पर भी उतनी लागत और E1 पर भी उतनी लागत है क्योंकि सेम प्राइस लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसको आप जो है वो नया उत्पादन का संतुलन का बिंदु कह सकते हैं। इसी प्रकार से और प्राइस लाइन और इंडिफरेंस करो तो ये जो है संतुलन के बहुत सारे बिंदु होते हैं। तो इन संतुलन के बिंदुओं को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है उसको हम जो है एक्सपेंशन पाथ या इसको विस्तार पथ कहते हैं। तो बहुत सारे जो संतुलन के बिंदु होते हैं उन संतुलन के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम विस्तार पथ कहते हैं। तो ये जो है उत्पादक का संतुलन था। उत्पादक के संतुलन की जो दोनों अवस्थाएं, दोनों कंडीशन जहाँ पर फुलफिल होती है, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो अपना आइसो क्वांट कर्व है उसका वो जो है मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए, नहीं इस तरफ झुका हुआ होना चाहिए। दूसरा, आइसो क्वांट कर्व जो है वो आइसो प्राइस लाइन को स्पर्श करना चाहिए। अगर ये आप एक और चीज देखते हैं कि अगर ये मूल बिंदु की ओर उन्तोदर ना हो, अपने पास में आइसो क्वांट कर्व इस प्रकार से हो, तो उस अवस्था के अंदर जो है उत्पादक संतुलन में कहाँ पर होगा? जैसे मान लीजिए कि ये जो इसकी स्पर्श लाइन है इस बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा, या हमारे पास में एक और लाइन है इस बिंदु के ऊपर संतुलन में होगा। यहाँ पर जो है प्रोड्यूसर जो है मान लीजिए ये जो प्राइस लाइन है ये 100 रुपये को दिखा रही है और ये जो प्राइस लाइन है ये 200 रुपये की लागत को दिखा रही है। तो हमारे पास में जो आइसो कॉस्ट लाइन है, जो सम लागत रेखा है, ये जो है वो 200 रुपये की लागत और 100 रुपये की लागत को दिखा रही है और इसके ऊपर जो है हर जगह पर 200 वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप अगर ई बिंदु पर हो तो भी आप 200 रुपये में तो 200 वस्तु का प्रोडक्शन ले रहे हो। अगर आप इस बिंदु के ऊपर हो तो आप यहाँ पर 100 रुपये में 200 वस्तु का प्रोडक्शन ले रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो स्पर्श नहीं किया जा रहा है। तो जब कभी भी अपना जो आइसो क्वांट कर्व है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, उस अवस्था के अंदर जो स्पर्श के बिंदु पर संतुलन नहीं होता, बल्कि उस अवस्था के अंदर एक कॉर्नर पर या कोणीय संतुलन होता है कि जिसके अंदर प्रोड्यूसर जो होता है किसी एक कोने में जो है संतुलन में होगा। वो ओ एक्स अक्ष पर हो सकता है या वो ओ वाई पर हो सकता है। तो इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।